नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प खगोलीय घटना पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये है 7 सितंबर 2025 को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण। जी। हमारे पास इसके लिए स्रोत है आज तक यूट्यूब चैनल की एक बातचीत, जी। जिसमें ज्योतिषी भी थे, खगोल शास्त्री भी और रिपोर्टर भी। हाँ। तो काफी अलग अलग नजरिए सामने आए उस चर्चा में। हाँ, वो काफी मिली जुली चर्चा थी। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस घटना को विज्ञान के नजरिए से भी समझें और साथ ही संस्कृति मतलब ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी, खासकर भारत में इसका क्या महत्व माना जाता है। और एक बात जो बार बार आ रही थी कि 122 साल बाद कोई खास संयोग बन रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। जी जरूर। अच्छा, तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात है, ये ग्रहण ठीक कब हो रहा है और कैसा है, मतलब पूर्ण है या आंशिक? हाँ, तो तारीख है 7 सितंबर 2025। ये दिन भाद्रपद महीने की पूर्णिमा का है। और जैसा आपने पूछा, ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। अच्छा। पूर्ण, जी हाँ। मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। भारतीय समय के हिसाब से उस चर्चा में जो बताया गया वो था रात के करीब 9:57 या 9:58 बजे ये शुरू होगा। 9:45 बजे के आसपास? हाँ बिल्कुल। और ये चलेगा मध्य रात्रि के बाद तक, लगभग 1:26 बजे खत्म होगा। तो कुल मिला के आप मान लीजिए करीब 3.5 घंटे की घटना होगी ये। 3.5 घंटे? जी। ये तो काफी लंबा ग्रहण हुआ। जी हाँ। और क्या ये भारत से दिखेगा, मतलब हमें देखने को मिलेगा और दुनिया में कहाँ? हाँ बिल्कुल। अगर उस रात मौसम साफ रहता है, आसमान खुला रहता है, तो भारत में ये साफ साफ दिखाई देगा। और स्रोत में जो जानकारी थी उसके मुताबिक इसके अलावा ये एशिया के एक बड़े हिस्से में दिखेगा, यूरोप में, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर के क्षेत्रों से भी ये नजर आएगा। तो काफी बड़े इलाके को कवर कर रहा है ये। अच्छा। स्रोत में इसे ब्लड मून भी कहा गया। ये नाम सुनने में ही बड़ा नाटकीय लगता है, ब्लड मून। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये असल में लाल क्यों दिखता है? हाँ, ब्लड मून शब्द काफी पॉपुलर हो गया है। देखिए, होता क्या है कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब हमारी पृथ्वी सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है, अपने ऑर्बिट में घूमते हुए। तो इससे होता यह है कि पृथ्वी की जो छाया है वो चांद पर पड़ने लगती है। और ये हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है, जब तीनों, सूरज, पृथ्वी और चांद, लगभग एक सीध में होते हैं। ठीक है, ये तो हुआ ग्रहण, पर लाल क्यों, ब्लड मून क्यों? हाँ, तो वो जो लाल रंग वाली बात है उसका कारण है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो सूरज की रोशनी सीधे चांद तक तो पहुंच नहीं पाती, क्योंकि पृथ्वी बीच में है, रोक लेती है। हाँ, लेकिन कुछ रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल के किनारों से होकर गुजरती है, स्कैटर होती है। अब हमारा वायुमंडल क्या करता है कि वो नीले रंग की रोशनी को ज्यादा बिखेर देता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि नीली रोशनी की वेवलेंथ छोटी होती है, तो वो हवा के कणों से टकराकर आसानी से फैल जाती है। इसीलिए आसमान नीला दिखता है दिन में। अच्छा। हाँ। लेकिन जो लाल रंग की रोशनी है उसकी वेवलेंथ लंबी होती है, वो इतनी आसानी से बिखरती नहीं और वायुमंडल को पार करके आगे बढ़ जाती है। और यही लाल रोशनी फिर चांद की सतह पर पड़ती है। इसी वजह से ग्रहण के दौरान चांद हमें हल्का लाल या कभी-कभी तांबे जैसा नारंगी सा दिखाई देता है। अरे वाह! तो ये लाल रंग असल में हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का फिल्टर होकर पहुंचा हुआ सूरज का प्रकाश है। बिल्कुल सही। एक तरह से कह सकते हैं कि पृथ्वी के सारे सूर्योदय और सूर्यास्त की लालिमा एक साथ चांद पर प्रोजेक्ट हो रही है। कमाल है, बहुत खूब। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, भारत में ये सिर्फ एक खगोलीय नज़ारा नहीं है। यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। सांस्कृतिक और ज्योतिषीय रूप से इसका बहुत गहरा महत्व है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पौराणिक कथाओं में तो चंद्र ग्रहण को राहु और केतु नाम के छाया ग्रहों से जोड़ा जाता है। हाँ, सुना है इनके बारे में। मान्यता ये है कि ये ग्रह मतलब राहु बदला लेने के लिए चंद्रमा को निगलने या ग्रसित करने की कोशिश करता है, जिससे ग्रहण लगता है। और इसी मान्यता के चलते कुछ लोग इसे एक अशुभ घटना मानते हैं, थोड़ा डर का भाव भी रहता है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक खास समय मानते हैं, साधना के लिए, ध्यान के लिए या विशेष पूजा पाठ करने का एक अवसर भी माना जाता है इसे। और इसी से जुड़ी एक और चीज है सूतक काल, इसका जिक्र भी था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो इसके साथ सूतक काल की अवधारणा जुड़ जाती है। स्रोत में बताया गया
कि सूतक काल मतलब वो समय जिसे ग्रहण के आसपास पारंपरिक रूप से थोड़ा अशुद्ध माना जाता है और जिसमें कुछ खास काम नहीं करने की सलाह दी जाती है। वो ग्रहण शुरू होने से काफी पहले ही शुरू हो जाएगा। कब से? दोपहर करीब 12:30 बजे से। मतलब ग्रहण रात में है पर सूतक दोपहर से ही लग जाएगा। अच्छा। और इस दौरान जैसा कि परंपरा है, मंदिरों के कपाट यानी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मूर्ति पूजा या इस तरह के धार्मिक कार्य आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। ये सूतक काल वाली बात, इसका पारंपरिक तर्क क्या दिया जाता है? क्यों मानते हैं इसे? देखिए, पारंपरिक मान्यताओं के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय ना वातावरण में कुछ नकारात्मक ऊर्जा या आप कह लीजिए कि कुछ अशुद्ध करने वाली किरणें फैल जाती हैं। तो सूतक काल एक तरह से उस संभावित नकारात्मक प्रभाव से बचने की एक अवधि है। अच्छा, एक तरह की सावधानी। हाँ, बिल्कुल। इसलिए इस दौरान खाने पीने से या कोई नया शुभ काम शुरू करने से, यहाँ तक कि सामान्य पूजा पाठ से भी बचने की सलाह दी जाती है, ताकि व्यक्ति उस नकारात्मक असर से बचा रहे। समझ गया। अब आते हैं उस खास बात पर जिसका जिक्र स्रोत में बार बार हुआ, 122 साल वाला संयोग। इस 2025 वाले ग्रहण में ऐसा क्या विशेष है जो इतने सालों बाद हो रहा है? हाँ, ये वाकई उस चर्चा का एक मुख्य बिंदु था। ज्योतिषियों के अनुसार ये 122 साल बाद ऐसा मौका है जब भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। ओहो। और खास बात यह है कि यही दिन पितृपक्ष की शुरुआत का भी है। ओहो, पितृपक्ष यानी वो श्राद्ध वाले 15 दिन। जी हाँ, वही वो समय जो हम अपने पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति सम्मान जताने के लिए रखते हैं। तो पितृपक्ष की शुरुआत के दिन ही पूर्ण चंद्र ग्रहण का पड़ना इसे ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अच्छा, ये एक बड़ा संयोग है। इसके अलावा स्रोत में ये भी बताया गया कि उस समय ग्रहों की स्थिति भी कुछ खास बन रही है। शनि और गुरु यानी बृहस्पति ग्रह, इनका भी एक दुर्लभ संयोग बन रहा होगा आसमान में। शनि और गुरु का संयोग, ये भी महत्वपूर्ण माना जाता है ज्योतिष में? हाँ, ज्योतिष में शनि और गुरु दोनों को बड़े ग्रह माना जाता है और इनके संयोग या स्थिति का विशेष प्रभाव माना जाता है। और अगर ज्योतिष की और बारीकियों में जाएं, तो बताया गया कि ये ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। नक्षत्र? जी, नक्षत्र मतलब वैदिक ज्योतिष में चांद के रास्ते के 27 हिस्से किए गए हैं, उनमें से एक। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण हो रहा है और शनि ग्रह भी पास की ही राशि में गोचर कर रहे होंगे। गोचर मतलब ग्रहों का चलना या राशि बदलना। स्रोत में ज्योतिषियों ने एक और बात पर जोर दिया कि बृहस्पति के अलावा कोई और मुख्य ग्रह चंद्रमा पर मित्र दृष्टि नहीं डाल रहा होगा। मित्र दृष्टि, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कोई और बड़ा ग्रह उस समय ऐसी स्थिति में नहीं होगा जो चंद्रमा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे या उसकी पीड़ा कम करे, ऐसा उनका मानना था। तो ये स्थिति थोड़ी और जटिल हो जाती है उनके अनुसार। बाप रे, ये तो काफी जटिल गणनाएं और व्याख्याएं हैं। तो आम लोगों के लिए ज्योतिष के हिसाब से इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है? क्या असर हो सकता है, खासकर शनि के प्रभाव को देखते हुए जिसका जिक्र था? हाँ, उस चर्चा में ज्योतिषियों ने अलग अलग राशियों पर इसकी क्या संभावित असर हो सकते हैं इस पर बात की थी। खास तौर पर उन राशियों पर जिन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, जैसे कि मेष, कुंभ और मीन राशि का जिक्र हुआ था। अच्छा, क्या बताया गया इनके बारे में? उनके मुताबिक जैसे मेष राशि वालों के लिए थोड़ी परेशानी या बाधाएं आ सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं और सलाह दी गई कि पैसे के मामलों में बहुत सोच समझकर फैसला लें, जल्दबाजी ना करें। और कुंभ राशि ग्रहण तो उसी में लग रहा है। हाँ, कुंभ राशि वालों के लिए कहा गया कि उन्हें किसी अपने करीबी से धोखा मिलने का थोड़ा खतरा रह सकता है या फिर निवेश, इन्वेस्टमेंट वगैरह में नुकसान की आशंका है। उन्हें सलाह दी गई कि जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं या निराशावादी हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें इस दौरान। ठीक है। और मीन राशि? मीन राशि वालों के लिए दिलचस्प बात यह है कि उनके लिए ये ग्रहण कुछ फायदे भी ला सकता है, ऐसा बताया गया। उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है और अगले 15 दिनों में व्यापार या काम धंधे में लाभ के योग बन सकते हैं। अच्छा, तो सबके लिए बुरा नहीं है? नहीं, ज्योतिषीय आकलन के हिसाब से प्रभाव अलग अलग होते हैं,